तो हम लोग कहाँ तक देखे थे, याद है किसी को? सोलर सिस्टम जो था, सौर मंडल कंप्लीट कर लिए थे, हो गया था ना? तुम लोग बोलते रहो, हाँ बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सौर मंडल हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। क्या? सौर मंडल। सौर मंडल क्या होता है? सौर मंडल क्या होता है? तो सूर्य और उसके पूरे परिवार का जो समूह है, ठीक है ना, मतलब सन और उसका पूरा फैमिली को हम लोग क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम बोलते हैं, सौर मंडल बोलते हैं। तो सौर मंडल में हम लोग समझ लेते क्या क्या आता था। तो सौर मंडल में सन आ जाएगा जो मुखिया था, ठीक है ना, और इसके बगल में सूर्य का चक्कर लगाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रह। क्या बोलते हैं? प्लैनेट। और ग्रह का जो चक्कर लगा रहा था उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उपग्रह, सैटेलाइट। सारे चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी कर लिए थे, हम लोग पढ़ लिए थे। हम लोग को जो अभी पढ़ना है वो हम लोग को पढ़ना है क्या? तो पृथ्वी के बारे में हम लोग को अध्ययन करना था। किसके बारे में? पृथ्वी के बारे में। थोड़ा लॉडली बोलेगा, ठीक है ना। तो पृथ्वी के बारे में मतलब क्या हो गया? हम लोग अर्थ के बारे में स्टडी कर रहे थे। किसके बारे में? अर्थ मतलब पृथ्वी। अब समझते हैं कि पृथ्वी एक यूनिक प्लैनेट है। क्या है? यूनिक प्लैनेट। अब ये यूनिक प्लैनेट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर लाइफ सर्वाइव हो पाता है। अगर हम लोग बात करें सोलर सिस्टम में कुल मिला के 8 ग्रह है, 8 ग्रहों में इसमें किसी में भी लाइफ सर्वाइव मतलब कि जिंदगी पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग कुछ कंडीशन समझे थे कि यहाँ पर अर्थ में ही ऐसा क्या कंडीशन है जिसमें यहाँ पर लाइफ सर्वाइव हो पाता है। थोड़ा सा हम लोग बेसिक्स को समझे तो हम लोग समझे थे कि अर्थ का जो सन से डिस्टेंस है ना तो दूर है ना तो सामने है, मतलब दूरी जो है क्या बोल सकते हैं पृथ्वी का, वो सूर्य से ना तो दूर में है ना तो सामने में। इसलिए प्रकाश की ऊर्जा जो है, सनलाइट जो है, वो ना तो अधिक मिलती है ना तो कम मिलती है। अगर मरकरी का बात करें तो मरकरी में देखा था ना, दिन का टेम्परेचर 460 डिग्री लगभग सेल्सियस में, और वही अगर माइनस का बात करें रात का 120 डिग्री के लगभग पहुंच जाता है। बात समझ में आ रहा था? कोई दिक्कत है क्या? तो इस प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लाइफ सर्वाइव नहीं हो सकता, ठीक है। अगर हम लास्ट में चल जाए, लास्ट में अगर हम बात करें इधर नेपच्यून के पास, तो नेपच्यून में भी इतना ज़्यादा ठंडा रहेगा, मतलब लाइट सनलाइट जो रहता है, प्रकाश का ऊर्जा जो रहता है, वो यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है। इसलिए लाइफ सर्वाइव होने का कोई पॉसिबल तो है ये नहीं है। आगे हम लोग देखे थे, अगर हम लोग यहाँ पर देखे थे एस्टेरॉयड बेल्ट, याद है सबको? मतलब क्षुद्र ग्रह की पेटी। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या था? क्षुद्र ग्रह की पेटी। और क्षुद्र ग्रह की पेटी या तो एस्टेरॉयड बेल्ट के अंदर जो आने वाले ग्रह थे उसको हम लोग बोल रहे थे आंतरिक ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ठीक है। और इधर जाने वाले प्लैनेट जो थे वो क्या थे? उसको हम बोल रहे थे आउटर प्लैनेट, मतलब बाह्य ग्रह, ठीक है। इधर हम लोग देखे थे जितने भी इनर प्लैनेट हैं वो सारे प्लैनेट क्या होती हैं? तो सारे प्लैनेट जो है वो सॉलिड बॉडी होती है, ठीक है ना, मतलब रॉकी बॉडी होती है। और इधर जितने प्लैनेट होते हैं वो सारे गैसियस बॉडी होती है। बात क्लियर है? ये सब भारी होती है, वो सब हल्की होती है। चीज़ों के बारे में हम लोग समझ लिए थे। तो अगर हम बेसिक चीज़ समझे तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि अर्थ के पास या तो अर्थ में ही लाइफ सर्वाइव इसलिए हो पाता है। पहला कंडीशन समझे कि अर्थ का टेम्परेचर ना तो ज़्यादा ना तो कम, और उसके पीछे का रीज़न है, पहला रीज़न हम बताएं डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सेकेंड चीज़ हम बात करेंगे हम लोग तो एटमोस्फेयर का होना। अगर हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं है कि अदर प्लेनेट पर एटमॉस्फेयर नहीं है, और अदर प्लेनेट पर भी एटमॉस्फेयर है, लेकिन हम लोग को लाइफ सर्वाइव होने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, एयर में ऑक्सीजन का क्या बोल सकते हैं पार्टिकल नहीं होता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें मरकरी का, बात करें मरकरी में मतलब कि बुध में तो एटमॉस्फेयर है ये नहीं है। बाकी अदर प्लेनेट की बात करें उसमें है, वेनस का बात करें है, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है, जिसके कारण से लाइफ सर्वाइव नहीं हो पाता है, ठीक है। साथ में अगर हम लोग बात करते हैं ये वायुमंडल क्या करती है, तो वायुमंडल जो है वो सूर्य से आने वाली प्रकाश को जो सनलाइट आती है उसको एब्जॉर्ब करके रखती है। कौन? एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल। और यही चीज क्या बोल सकते हैं? क्वेश्चन आपको ऐसा भी आपको मिल सकता है कि बताइए कि कौन ऐसा ग्रह है जिसमें बोल सकते हैं सूर्य ताप का अंतर जो है, डिफरेंस जो है सबसे ज्यादा रहता है, मतलब डे एंड नाइट का टेम्परेचर सबसे ज्यादा डिफरेंस मिलेगा। ऐसा क्वेश्चन आ जाना तो मरकरी का मार देना है। मरकरी को इसलिए आप समझते हैं मरकरी क्यों, मतलब उसका डे टेम्परेचर कितना होता है? देखो 460, लगभग 460, ठीक है, और नाइट टेम्परेचर माइनस में इतना, मतलब इसका डिफरेंस देखो तो सबसे ज्यादा रहता है। मतलब कि अगर पूछा ना कि दिन में सबसे ज्यादा गर्म और रात में सबसे ज्यादा ठंडा तो वो होगा मरकरी।
ठीक है, क्योंकि इसके पास तो क्या, इसके पास तो एटमॉस्फेयर मतलब कि वायुमंडल तो है ही नहीं। और जब वायुमंडल नहीं रहेगा तो ये क्या करता है, सन की रेज से जो गर्मी आती है रेडिएशन के फॉर्म में, ठीक है, विकिरण के फॉर्म में, ठीक है, उसको वो ऑब्जर्व करके रख नहीं पाती है। बस यही में आया। इसलिए अगर तापांतर का बात करें, टेम्परेचर में डिफरेंस का बात करें, तो सबसे ज्यादा किस में होती है, मरकरी में होती है। चीजों के बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर चुके थे। हम लोग को पढ़ना था अर्थ के बारे में। अर्थ इज अ यूनिक प्लेनेट। अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, वो एक क्या है, सबसे अलग ग्रह है। अलग ग्रह क्यों, लाइफ सर्वाइव हो पाता है, यहां पर जिंदगी पॉसिबल है। चलो, तो हम लोग अगर अर्थ का स्टडी करना चाहते हैं तो अर्थ का स्टडी करने के लिए हम पहले भी एक्सप्लेन किए थे कि अर्थ का स्टडी करने के लिए अर्थ पर क्या किए गए हैं, या तो हम बोल सकते हैं अर्थ का एक स्मॉल मॉडल। हम लोग तो अर्थ को पकड़ कर स्टडी नहीं कर सकते हैं, अर्थ तो काफी ह्यूज है, ठीक है ना, जिसपे हम लोग रह रहे हैं, ठीक है ना। अर्थ पर मतलब कि पृथ्वी के ऊपर हम लोग रह रहे हैं, और ये इतना ह्यूज है कि इसका शायद हम लोग स्टडी करना, अगर ऐसे स्टडी करें, ठीक है ना, तो नहीं कर सकते हैं। तो इसका स्टडी करने के लिए हम लोग क्या किए हैं, हम लोग या तो क्या बोलते हैं, ज्योग्राफर के द्वारा एक अर्थ का मॉडल बनाया गया। क्या बनाया गया है, मॉडल। मॉडल समझ में आ रहा है ना, मतलब कि अर्थ जैसा ही दिखने वाला कोई क्या बोल सकते हैं, कोई बॉडी बनाया गया है, ठीक है ना। और वो स्ट्रक्चर, वो बॉडी को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्लोब। ठीक है, सब कोई ग्लोब के नाम सुने होंगे। ग्लोब क्या होता है, नहीं होता है, क्लियर बात है। अच्छा, अब ग्लोब, अगर आपको ग्लोब दे दिया जाए तो अभी आपको ना समझ में आएगा कि ग्लोब में हम स्टडी कैसे करें। अब ग्लोब का इंपॉर्टेंस कहां से आता है, ग्लोब किस प्रकार से स्टडी करना है, तो अभी हम लोग समझेंगे ग्लोब का स्टडी हम लोग कैसे करेंगे। जब भी आप ग्लोब को देखें तो ग्लोब में आपको दो प्रकार की लाइन दिखेंगी। ये ग्लोब है, ठीक है ना, अगर हम मान लेते हैं ये ग्लोब है, तो ग्लोब पर आपको दो प्रकार की लाइन मिलेंगी, और ये कोई पृथ्वी पर खींची गई लाइन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई पृथ्वी को पकड़ लिया, अरे बाबू आओ, ठीक है, और पकड़ के एक ऊपर से पकड़ लिया, एक नीचे से पकड़ लिया और सब लाइन खींच दिया, ऐसी कुछ भी नहीं है। पृथ्वी पर कोई भी लाइन खींची नहीं गई है। आपसे ये भी पूछे तो पृथ्वी का एक्सिस है, बिल्कुल कोई भी एक्सिस नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्या बोल सकते हैं, अर्थ या पृथ्वी जो है वो लट्टू समान ऐसे घूर रही है, घूम तो रही है, लेकिन उसमें ऐसे कोई लट्टू का जैसा, या तो बोल सकते हैं ना, जो होता है ना, क्या बोल सकते हैं, टॉप या लट्टू, उसके ऐसे कोई किल यहाँ पर नहीं डाला हुआ है कि ऐसे से घूम रहा है, ठीक है। पृथ्वी जो है वो एक क्या बोल सकते हैं, एक काल्पनिक रेखा के चारों बगल घूमती है, ठीक है। एक काल्पनिक रेखा है बीचों बीच, जिसके चारों बगल घूमती है, चारों साइड में घूमती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। या तो हिंदी में बोलेंगे अच्छा, क्या बोलेंगे, अर्थ बोले, ठीक है। तो यहां पर हम लोग समझते हैं बेसिक्स को। तो अगर आप ग्लोब का स्टडी कर लेते हैं तो आप अर्थ का स्टडी कर लिए, बात समझ में आया। अर्थ भी क्या है, क्या बोल सकते हैं, अर्थ जिसमें हम लोग रहते हैं, प्लेनेट है, ग्रह है। ग्रह क्यों है, सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है, और सारा कुछ हम लोग समझ लिए हैं, ठीक है ना। चलो, तो हम लोग को यहाँ पे समझना है ग्लोब के बारे में। ग्लोब क्या है, ग्लोब एक पृथ्वी का एक छोटा मॉडल है। क्या है, पृथ्वी का एक छोटा मॉडल है, ठीक है ना। तो अगर हम ग्लोब का, पहले हम अर्थ का स्टडी करना चाहते हैं, किसका, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ग्लोब का स्टडी करना पड़ेगा। और ग्लोब का स्टडी करने के लिए हम लोग को कुछ इमेजिनरी लाइंस के बारे में समझना पड़ेगा। अब इमेजिनरी लाइन क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग समझते हैं, यहाँ पर इमेजिनरी लाइन कुछ होता है नहीं, समझते हैं। जैसे कि अगर ये हमारे पास बोर्ड है और बोर्ड पर हम कुछ क्या बोल सकते हैं, कुछ डॉट डाल देते हैं, ठीक है ना, कुछ डॉट डाल देते हैं। अब ये डॉट के बारे में अगर आपको पूछा जाए, मान लीजिए ये डॉट ए है, डॉट बी है, डॉट सी है, डॉट डी है, डॉट ई और डॉट एफ है। विजिबल हो पा रहा है सारा कुछ, है ना। अगर हम ये सारे डॉट को डाल दिए हैं और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए ये बोर्ड में ए प्लेस कहाँ है, बी प्लेस कहाँ है, सी प्लेस कहाँ है, डी प्लेस कहाँ है, ई प्लेस कहाँ है, तो शायद आपको बताना ये डिफिकल्ट हो जाए। क्या हो जाए, डिफिकल्ट हो जाए, मतलब कि कठिन हो जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इसको इजी करने के लिए क्या किया गया, इजी करने के लिए अगर हम यहाँ से कुछ दूरी में, यहाँ से कुछ दूरी में हम क्या कर दे, अगर लाइन ड्रॉ कर दे और लाइन का हम नाम दे दे, तो हम लोग को इससे जानने में आसानी हो जाएगा। समझते हैं, जैसे इस तरीके से हम कुछ लाइन ड्रॉ कर दिए हैं, लाइन नहीं कुछ पॉइंट ड्रॉ कर दिए हैं, है ना। अब देखते हैं, मान लीजिए इसको नाम दे दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। अब नीचे से भी कर लेते हैं, नीचे से 1 2 3, सॉरी ऐसे नहीं चलेगा, इधर से चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कर लिए, कोई दिक्कत है नहीं।
अब क्या करते हैं, अगर आपको जानना हो कि ए कहाँ है, ए का प्लेस को जानना हो, तो हम क्या करेंगे, देख लेते हैं कितने कितने नंबर लाइन में जा रही है। तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर देखेंगे ए जो है हम बोल सकते हैं कि इधर से बोल सकते हैं जो हॉरिजेंटल लाइन है, जो पड़ी रेखा है, ठीक है ना, उसमें हम बोल सकते हैं कि 7.5 में जाएंगे, ठीक है। अब जो क्या सॉरी खड़ी रेखा में 7.5 और पड़ी रेखा में कितना देखते हैं, इधर से कॉलम में जाएंगे तो हमको जाना है 1 में, ठीक है। मतलब कि फर्स्ट हम बोल सकते हैं क्या, कॉलम में जाएंगे तो हम लोग को 7.5 कॉलम, एंड हम लोग रॉ में जाएंगे तो फर्स्ट रॉ में हमको ए दिख जाएगा, ठीक है ना। तो इसी तरीका से आप समझ सकते हैं, इस तरीका से यहाँ पर दुनिया में सब जगह पर कुछ ना कुछ तो लोकेशन है, कुछ ना कहीं पर तो सिटी है, हर जगह पर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट प्लेस है, इंपॉर्टेंट रीजन है। तो वो रीजन को लोकेट करने के लिए ज्योग्राफर्स क्या किए हैं, कुछ इमेजिनरी लाइंस को ड्रॉ किए हैं। क्या किए हैं, इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन मतलब क्या, अभी देखो अगर हम आपसे पूछे कि बताओ कि ये ABCD, तो यहां पर बोर्ड में कोई लाइन खींचा नहीं गया है, बस हम लोग ए को रिप्रेजेंट, बी को रिप्रेजेंट, सी को रिप्रेजेंट, डी को रिप्रेजेंट, ई को रिप्रेजेंट, एफ को रिप्रेजेंट, सबको दिखाने के लिए, समझने के लिए क्या किए, कुछ लाइन खींचे, कुछ काल्पनिक रेखा खींचे, ठीक है, ताकि इसके हेल्प से ये चीजों के बारे में हम समझ सकें। बात क्लियर हो पा रहा है, बिल्कुल। चलिए, अगर कहीं दिक्कत है तो पूछते जाएगा, ठीक है। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, अब यहां पर देखते हैं इसी प्रकार से अर्थ में भी, जहां पर हम लोग क्या देखें कि ये बोर्ड में हम कुछ हॉरिजेंटल लाइन खींचे और कुछ वर्टिकल लाइन खींचे, कुछ पड़ी रेखा खींचे और कुछ खड़ी रेखा। अब यहां पर अर्थ में भी, यहां पर अर्थ में भी सेम कंडीशन किया गया है, कुछ खड़ी रेखा है और कुछ पड़ी रेखा है, कुछ हॉरिजेंटल लाइंस है और कुछ वर्टिकल लाइंस है, ठीक है। और जो हॉरिजेंटल लाइंस है, ये वाली हॉरिजेंटल मतलब क्या होगा, जो पड़ी होगी, मतलब जो ईस्ट टू वेस्ट जाएगी, ठीक है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाएगी, उसको हम लोग बोले क्या, उसको हम लोग बोले लैटिट्यूड, ठीक है। थोड़ा सा इसको मिटा के फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, कहीं आप लोगों को दिक्कत हो तो पूछते रहिएगा। तो चलिए समझते हैं, ये हो गया हम लोग का प्यारा सा अर्थ, ठीक है, ये हो गया हम लोग का प्यारा सा अर्थ जिसमें हम लोग रहते हैं। इसका अगर हम शेप का पहले बात करें तो जैसा आपको पहले बताया जाता था, ये नारंगी शेप का है, ठीक है, ये एप्पल शेप का है, तो ये ना तो नारंगी है ना तो एप्पल है। इसका एक अलग ही शेप है, हिंदी में उसको बोलते हैं भू-आब, ठीक है, क्या बोलेंगे, और इंग्लिश में बोलते हैं जायोड, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए पृथ्वी कैसा है, तब इंग्लिश में जायोड बोलना है और हिंदी में, ठीक है। अब जैसा कि आपको बताया जाता था कि ये संतरे का जैसा क्यों है, क्योंकि संतरा ऊपर से चपटा रहता है और नीचे से भी चपटा रहता है, और ये वाला पोर्शन जो रहता है वो उभरा रहता है, ठीक है, बात क्लियर है। वो इसी प्रकार से देखो, इसी प्रकार से अर्थ में भी ऐसा है, अर्थ एक पूरा सरफेस, ये गोल सरफेस नहीं है, ठीक है, गोल सरफेस नहीं है, ना तो एप्पल जैसा ना तो संतरे जैसा, ठीक है ना, नहीं है, बात क्लियर। तो हम लोग यहाँ पर समझ लिए अर्थ का एक स्पेशल शेप है, नाम क्या है, भू-आब या तो जायोड, ठीक है। चलिए अब समझते हैं अर्थ के बारे में। ये अर्थ हो गया प्यारा सा अर्थ, हम लोग इसको ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत है, हमारा है, अच्छा ही बोलना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करें तो हम लोग बात कर रहे थे कुछ इमेजिनरी लाइंस के बारे में, काल्पनिक रेखा, ठीक है, कौन सी रेखाएं, काल्पनिक मतलब इमेजिनरी लाइंस, बात क्लियर है, हाँ। अब इमेजिनरी लाइंस क्या होगा, तो हम लोग आपसे पूछ लिया जाएगा इमेजिनरी लाइंस क्या होती है, काल्पनिक रेखा क्या होती है, तो हम लोग वैसा बोलेंगे कि पृथ्वी क्या होता है, ग्लोब में खींची गई वे रेखाएं, ठीक है, मतलब कि जो काल्पनिक रूप से, जो एक्चुअल में है नहीं, वास्तविक रूप से नहीं है, कुछ क्या बोल सकते हैं कि पृथ्वी की स्थिति को, पृथ्वी में जो उपस्थित प्लेस है, जगह है, उसको दिखाने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई, वही काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाएं दो प्रकार की होती हैं, आप खुद से समझ लो कि अभी जब हम लोग बोर्ड पर, जब हम लोग क्या किए थे, कोई भी पॉइंट को डिनोट कर रहे थे, तो वो पॉइंट को डिनोट करने के लिए हम लोग को 2 लाइंस ड्रॉ करना पड़ा था, कुछ खड़ी रेखा ड्रॉ करनी पड़ी थी तो कुछ बड़ी रेखा,
ठीक है। और वही खड़ी रेखा और पड़ी रेखा हम लोग को पृथ्वी में भी ड्रॉ करना पड़ेगा, तब ना हम जाके कोई प्लेस को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। अगर नॉर्मली आप समझो, अगर ये हम यहाँ पर 10 लाइनें खींचे हैं और इधर से भी हम 10 लाइनें खींच दिए, अगर कोई जगह यहाँ पर आता है तो हम बोल सकते हैं, इसमें काउंट कर लो आप पहले, 1 2 3 4 5 6 हो गया, इधर से 1 2 3 4 5 और 6 हो गया, ठीक है। तो अगर आप पूछे कि बताओ कि ये ए कहाँ पर है, तो आप बताओगे कि ए जो है वो खड़ी रेखा में आप जाना 5 पर और पड़ी रेखा में जाना आप 3 पर, जहां कटेगा वहीं पर ए होगा। दिक्कत है नहीं? तो इसी तरीका से क्या किया गया है कि पृथ्वी पर, ग्लोब पृथ्वी पर नहीं कोई ऐसा नहीं है कि पकड़ ले यार आप बेटा आओ, बड़ी बदमाश है ना, घूरते रहता है चारों बगल, ठीक है ना, कभी सूर्य के चक्कर घूरेगा, ठीक है, तो इसकी आओ तरफ पकड़ ले, ठीक है। और ऐसा नहीं कि पूरा भारत के आदमी मिला एक बार पकड़ लिया, ठीक है, और पकड़ के सब लाइन खींच दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, दस यार। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर क्या है, कुछ इमेजिनरी लाइन्स है, ठीक है ना, जो कि हम लोग ग्लोब पर ड्रॉ किए हैं, ठीक है। कुछ लाइन तो हम लोग नॉर्थ टू साउथ ड्रॉ किए और कुछ लाइन तो हम लोग, जो नॉर्थ साउथ मतलब क्या, ऊपर से नीचे, आप अगर मैप को समझो या तो आप डायरेक्शन को समझो तो ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर वेस्ट, इधर वेस्ट है आपका, इधर ईस्ट है, मतलब कि उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण जो रेखाएं खींची गई वो क्या होगा, वो होगा आपका देशांतर। क्या होगा? देशांतर, मतलब लॉन्गिट्यूड, लंबा लंबा लॉन्गिट्यूड, ठीक है। और जो लेटल है वो लेटिट्यूड, ठीक है। जो सुतल है वो, हाँ कि नहीं, जो सुतल रहेगा वो है लेटिट्यूड है, लेटल रहता है, ठीक है। और जो लंबा है वो, ठीक है, बात क्लियर है। अच्छा चलते हैं समझते हैं। तो हम लोग देखिए दो टाइप के काल्पनिक रेखा को समझे। एक तो हम लोग बोले देशांतर, देशांतर, जिसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड। ये सीबीएसई के काम का है, ठीक है। देखो लॉन्गिट्यूड है और इधर हम लोग बात करेंगे अक्षांश। क्या बोलेंगे? अक्षांश। इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। क्या बोलेंगे? अच्छा, बात समझ में आया। अब आपसे पूछ ले कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, डायरेक्ट बोलना है लॉन्गिट्यूड, हिंदी में बोलना है तो क्या बोलेंगे? देशांतर वह रेखाएं होती है जो हम बोल सकते हैं ग्लोब के उत्तरी से दक्षिण की ओर खींची गई, उत्तर से दक्षिण के ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहेंगे। दिक्कत है? ठीक है। अगर अक्षांश पूछ ले तो बोलेंगे कि ग्लोब पर खींची गई वे रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हो, उसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखाएं। इंग्लिश में पूछ ले तो लॉन्गिट्यूड क्या होगा? लॉन्गिट्यूड इज द इमेजिनरी लाइंस, longitude is the imaginary line that draw from the north to south, ठीक है। लेकिन पूछ ले what is latitudes, तो latitudes is the imaginary line that draw from the north, sorry, east to west, ठीक है। सुतल के रहेगा latitude और उठल, और जो उठेगा वो लंबा रहेगा, नहीं तो उठल है लंबा रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नंबर का, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक्स चीजें डेवलप हो रही होंगी कि लैटिट्यूड्स क्या होता है, लॉन्गिट्यूड, एक ही बार में अभी नहीं आएगा, ठीक है। धीरे 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 आप लोग को ये चीज समझ में आती जाएगी। बात क्लियर है? चलते हैं। तो लैटिट्यूड समझ लिए, लॉन्गिट्यूड समझ लिए, अक्षांश, देशांतर, बात एक ही है, ठीक है। बाप बोलो या तो फादर बोलो, बात एक ही है ना। लेकिन आज तो चला आजकल डैड मॉम, भगवान को बुझेबे नहीं करता है, बाप बोलेगा तो मौसी को बुलाता है, बात तो बराबर होती है, ठीक है। चल तो आगे हम लोग देखते हैं, ये बात समझ में आ रही है। तो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कि ये लैटिट्यूड कितने होते हैं, कितना ही, इतना ही क्यों, नंबर समझेंगे, और नंबर इतना ही क्यों, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। तो अगर आप जरा ध्यान समझो, एक फुटबॉल को इमेजिन करो, तो फुटबॉल को आप इमेजिन करो कि ये कोई फुटबॉल है, ठीक है। तो फुटबॉल का अगर अपर पार्ट को अगर इमेजिन करो तो वहां पर आपको एक सर्कल दिखेगा। फुटबॉल ऐसे ले लिए, उसका ऊपर वाला तो ऐसे ऐसे गोल करोगे तो दिखेगा सर्कल है, गोल है
नहीं दिखेगा, ठीक है। मान लेते हैं कि ऐसे ये फुटबॉल है ऐसे गोल, तो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे तो एक सर्कल हमको दिखेगा, ठीक है। क्या दिखेगा आपको? एक सर्कल दिखेगा। चलो इसको बढ़ा दो। तो आपको दिखेगा सर्कल, मतलब कि एक दिखेगा वृत्त। आप समझो, फिर से समझो, बता रहे हैं।